पंजाब में सिख वर्सेस निरंकारी का माहौल बन गया था। 13 अप्रैल 1978 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में एक बहुत बड़ा निरंकारी समागम होना था। भिंडरावाला ने धमकी दी कि वो ये समागम नहीं होने देगा। मार्च 1849 लाहौर किले के शीश महल में लाल कोट और हैट पहने कई अंग्रेज अफसर बैठे थे। उन्हें इंतजार था एक महाराजा का। जैसे ही महाराजा शीश महल में पहुंचे, अंग्रेज अफसरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने के लिए कहा। सिर्फ 10 बरस के महाराजा ये समझ ही नहीं पाए कि उस एग्रीमेंट में आखिर लिखा क्या था। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस पर सिग्नेचर किए, वैसे ही लाहौर किले से सिख खालसा का झंडा नीचे उतार दिया गया। अंग्रेजों ने तुरंत किले पर ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा लगा दिया और इसी के साथ ही लाहौर हड़पने का उनका बरसों पुराना ख्वाब पूरा हो गया। हालांकि एक और ख्वाब अभी पूरा होना बाकी था और ये ख्वाब था कोहिनूर, वो हीरा जो न जाने कितने ही साम्राज्य मिटाते मिटाते लाहौर तक पहुंचा था और आज उसने एक और साम्राज्य को खत्म कर दिया। ये साम्राज्य था शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का, जिनके बेटे दिलीप सिंह से कोहिनूर छीनने खुद लॉर्ड डलहौजी लाहौर आए थे। कहते हैं कि किले के तोशीखाने से कोहिनूर को निकलवाकर जब डलहौजी के हाथों में रखा गया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस दौर में अंग्रेजों के पास एक खास शिप हुआ करता था जिसका नाम था मीडिया। इसी मीडिया शिप से डलहौजी ने क्वीन विक्टोरिया के लिए ये हीरा लंदन भिजवा दिया और पंजाब को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विशाल साम्राज्य में मिला लिया। वही पंजाब जहां के महाराजा को अंग्रेज अपना दोस्त कहा करते थे, वही पंजाब जिसके पास एशिया की दूसरी सबसे ताकतवर आर्मी थी, वही पंजाब जो आगे चलकर भारत और पाकिस्तान के बीच बंट गया। इतिहास बताता है कि शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई थी कि वो कभी भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। जब रणजीत सिंह बीमार हुए तो खुद ब्रिटिशर्स ने उनके इलाज के लिए 6 डॉक्टर भेजे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य पर हमला कर दिया। अंग्रेज, मुगल या अरब, सबकी नजरें पंजाब पर ही क्यों रहती थी और पाकिस्तान बनाने के लिए पंजाब को ही क्यों तोड़ा गया? कैसे हुई पंजाब की कहानी में खालिस्तान की एंट्री? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस दौर में जब लाहौर में सियासी उठापटक जोरों पर थी। 27 जून 1839 महाराजा रणजीत सिंह के देहांत के बाद उनके दरबारियों और महारानी दातार कौर ने मिलकर उनके सबसे बड़े बेटे खड़क सिंह का राज तिलक कर दिया। सबको भरोसा था कि वो सिख साम्राज्य की ताकत को बरकरार रखेंगे, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। इसीलिए आनन फानन में उनके बेटे नौनिहाल सिंह को राजा बनाया गया, लेकिन उनका भी मर्डर हो गया। जिसके बाद राजगद्दी पर बैठी महाराजा खड़क सिंह की पत्नी और नौनिहाल सिंह की मां महारानी चांद कौर। ये तय हुआ कि नौनिहाल सिंह की पत्नी के गर्भ में पल रहा बच्चा जब पैदा होगा तो राज्य उसे दे दिया जाएगा, लेकिन डिलीवरी के वक्त बच्चे को बचाया नहीं जा सका। हालात ये हो गए कि खड़क सिंह के परिवार से राजा बनने के लिए कोई बचा ही नहीं। तब खड़क सिंह के दूसरे भाई शेर सिंह राजा बने, लेकिन उनकी भी हत्या कर दी गई। जिसके बाद राजगद्दी पर महाराजा दिलीप सिंह को बैठाया गया। दिलीप सिंह महाराजा रणजीत सिंह और रानी जिंद कौर के बेटे थे। जब वो राजा बने तो उनकी उम्र सिर्फ 5 बरस थी। उनकी तरफ से उनकी मां जिंद कौर ने राजकाज संभाला, लेकिन 5 सालों में 4 बार राजा बदलने के कारण सिख साम्राज्य तेजी से कमजोर होता गया। ये अंग्रेजों के लिए लाहौर पर कब्जा करने का सबसे सही मौका था। इसीलिए उन्होंने एक चाल चली। हुआ यूं कि 1843 में अंग्रेजों ने मेजर ब्रैडफोर्ड को सिख एम्पायर में एजेंट बनाकर भेजा। उन्होंने लुधियाना पहुंचकर ये ऐलान कर दिया कि महाराजा दिलीप सिंह के मरते ही पूरा सिख एम्पायर अंग्रेजों के अंडर में आ जाएगा। 1844 में जब लॉर्ड हॉर्डिंग गवर्नर बने
तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडियन आर्मी को मजबूत करना शुरू कर दिया, जिससे सिख सरदारों को लगने लगा कि अंग्रेज युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि खुद राजमाता जिंद कौर ये चाहती थी कि उनके विरोधी सरदारों को किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटा दिया जाए। इन तमाम वजहों से अंग्रेजों और सिखों के बीच टेंशन इतनी बढ़ गई कि 11 दिसंबर 1845 को सिख सेना ने हरिके और कसूर के बीच सतलुज नदी को पार कर लिया और जंग शुरू हो गई। 13 दिसंबर 1845 फिरोजपुर में पहला एंग्लो सिख वॉर होता है। इस लड़ाई में सिखों ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, जिसका नतीजा ये रहा कि ना अंग्रेज जीते और ना ही सिख हारे। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग को किसी न किसी तरीके से पंजाब पर कब्जा करना ही था, इसीलिए एक के बाद एक 5 जंग लड़ी गई। बैटल ऑफ सोब्रोन में अंग्रेजों और सिखों के बीच लड़ी गई 5वीं और आखिरी जंग में सिख हार गई। कई इतिहासकार मानते हैं कि उस वक्त सरदार लाल सिंह ने सिखों के साथ धोखा किया था, जिसकी वजह से अंग्रेज जीत गए। खैर, 9 मार्च 1846 को अंग्रेजों ने राजमाता जिंद कौर से संधि करके उन्हें राज्य वापस दे दिया, लेकिन हर्जाने के तौर पर उनसे सतलुज और ब्यास के बीच का इलाका और 1.5 करोड़ रुपए मांगे। साथ ही ये शर्त रखी कि अब पंजाब की सेना में 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवारों से ज्यादा सैनिकों को भर्ती नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने जिंद कौर को महाराजा दिलीप सिंह का रीजेंट और उसी सरदार लाल सिंह को वजीर बना दिया। साथ ही अपने एक एजेंट हेनरी लॉरेंस को लाहौर में अपॉइंट कर दिया। अंग्रेजों ने अपनी आर्मी की एक यूनिट को भी लाहौर में शिफ्ट कर दिया और बहाना यह दिया कि उनकी सेना कुछ महीनों के लिए महाराजा दिलीप सिंह की रक्षा करेगी। महारानी जिंद कौर ने भी अंग्रेजों की सारी शर्तें मान ली, लेकिन हर्जाने के तौर पर वो सिर्फ 50 लाख की रकम ही चुका पाई। इसीलिए उन्होंने कश्मीर और हजारा का इलाका अंग्रेजों को दे दिया। कुछ महीनों तक सब ठीक रहा, लेकिन 11 दिसंबर 1846 को इस कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, जब अंग्रेजों ने राजमाता जिंद कौर से एक और ट्रीटी पर सिग्नेचर करने के लिए कहा। इस संधि में साफ लिखा था कि जब तक महाराजा दिलीप सिंह बड़े नहीं हो जाते, तब तक अंग्रेजों की फौज लाहौर में रहेगी। अब ब्रिटिश आर्मी सिखों के अपने किले के बाहर रह रही थी। इससे सिख वैसे भी गुस्सा थे। रहा सहा काम खराब कर दिया लॉर्ड डलहौजी ने। 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए। अब तक अंग्रेज जिस रियासत को जीत जाते थे, वहां के राजा से संधि करके उसे राज वापस लौटा देते और उस रियासत के पैसे और रिसोर्सेस को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन डलहौजी रियासतों को जीतकर उन्हें लौटाने के बजाय ब्रिटिश एम्पायर में मिला लेता था। उसने नया कानून बनाया जिसमें साफ लिखा था कि कोई भी राजा गोद लिए हुए बच्चे को उत्तराधिकारी नहीं बना सकता, यानी कि जिस राजा की अपनी संतान नहीं होगी, उसकी रियासत अंग्रेजों के पास चली जाएगी। डलहौजी के इस फैसले से नाराज होकर मुल्तान के सिख सरदार मूलराज, हजारा के सरदार चतर सिंह और उनके बेटे शेर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसी के साथ ही दूसरा और फिर तीसरा एंग्लो सिख वॉर होता है, जिसमें 13 फरवरी 1849 को गुजरात में अंग्रेजों और सिखों के बीच आखिरी भिड़ंत होती है और इस जंग में सिख पूरी तरह हार जाते हैं। कहते हैं कि यह जंग बेहद भयानक थी। इसमें दोनों तरफ से इतने गोले दागे गए कि इतिहास में यह तोपों के युद्ध नाम से मशहूर हो गई। हालांकि इस जंग से महाराजा दिलीप सिंह का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन डलहौजी को लाहौर चाहिए था। इसीलिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने जबरदस्ती लाहौर पर कब्जा कर लिया। लाहौर पहुंचकर अंग्रेजों ने खुद को महाराजा दिलीप सिंह का रीजेंट घोषित कर दिया और राजमाता जिंद कौर को पेंशन देकर जबरदस्ती शेखपुरा भेज दिया। इसके बाद उन्होंने दिलीप सिंह को भी लंदन भेज दिया और 23 मार्च 1849 को पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। उन्होंने हरियाणा और हिमाचल के कुछ हिस्सों को भी इसमें मर्ज कर दिया। अब ये पूरा एरिया अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया और इस तरह शेर पंजाब का ताकतवर सिख एम्पायर इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। कहते हैं कि अंग्रेजों की इस हरकत से खफा ब्रिटिश एजेंट हेनरी लॉरेंस ने डलहौजी से खुद पूछा
कि महाराजा दिलीप सिंह की इन सब में क्या गलती थी। उन्होंने गुस्से में इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन डलहौजी को पंजाब का उपजाऊ इलाका चाहिए था, जो उसने हासिल कर लिया। खैर, 1947 तक पंजाब पर अंग्रेजों का ही राज रहा। 1941 में अंग्रेजों ने यहाँ पर सेंसस यानी कि जनगणना करवाई, जिसमें पता चला कि यहाँ की जनता में 53% मुस्लिम, 30% हिंदू और 15% सिख थे। हिंदू यहाँ तब से रह रहे थे जब से ऋग्वेद की रचना हुई थी। सिखों की आबादी बढ़ी 15वीं सदी से, क्योंकि तब यहीं पर गुरु नानक देव ने सिख धर्म की शुरुआत की थी। लेकिन मुस्लिमों की आबादी इतनी ज्यादा कैसे बढ़ी, ये जानने के लिए हमें इतिहास का एक और पन्ना पलटना होगा और चलना होगा उस दौर में जब ये पंजाब नहीं बल्कि सप्त सिंधु हुआ करता था। सप्त सिंधु यानी कि 7 सागरों का देश। महाभारत में लिखा गया है कि तब यहाँ राजा कटोच का राज था। आगे चलकर जब मानव सभ्यताओं ने बसना शुरू किया तो सिंधु और झेलम के बीच के इलाके पर हड़प्पा सभ्यता के शहर बसे। लेकिन पंजाब पर पहला साम्राज्य बना राजा पोरस का। इतिहास की माने तो झेलम और चेनाब के बीच का पूरा इलाका राजा पोरस के साम्राज्य में आता था। इसीलिए जब एक्मेनिड एम्पायर को हराने के बाद सिकंदर ने भारत पर हमला किया तो उसका सामना पोरस से हुआ। इन दोनों के बीच बैटल ऑफ हाइट स्पेस यानी कि झेलम का युद्ध लड़ा गया, जिसमें सिकंदर जीत गया। कहते हैं कि सिकंदर की सेना सम्राट पोरस की सेना से कई गुना बड़ी थी, लेकिन फिर भी पोरस ने जंगी मैदान में जो पराक्रम दिखाया उसे देख सिकंदर भी हैरान रह गया। उसने पोरस से मुलाकात की और उन्हें उनका राज्य वापस लौटाकर यहाँ से चला गया। इसके कई सालों बाद सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर फिर से पंजाब पर हमला करता है, लेकिन यहाँ उसका सामना होता है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से। 302 बीसी में चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बने तो पंजाब पर उनका कंट्रोल हो गया। कहते हैं कि चाणक्य की स्ट्रेटजी और चंद्रगुप्त की ताकत के आगे सेल्यूकस की सेना टिक ही नहीं पाई। खुद को हारता देख उसने चंद्रगुप्त को संधि का ऑफर भेजा। चंद्रगुप्त भी मान गए। उन्होंने सेल्यूकस की जान बख्शी और बदले में सेल्यूकस ने उन्हें हिंदुकुश, हेरात, खैबर और काबुल जैसे कई इलाके तोहफे में दे दिए। इसके बाद आए शुंग और फिर आए कुषाण। कुषाणों के सबसे फेमस राजा थे कनिष्क। कनिष्क ये नाम जरा याद रखिएगा, क्योंकि आगे इसी नाम से एक और कहानी जुड़ती है। कनिष्क का साम्राज्य भी ताशकंद तक फैला था। उनके बाद पंजाब पर गुप्त साम्राज्य का राज हुआ और तब तक इस पूरे इलाके में हिंदू धर्म खूब फला फूला और यहाँ सिर्फ हिंदुओं की आबादी रहती थी। लेकिन फिर मुस्लिम यहाँ कैसे आए, ये जानने के लिए हमें चलना होगा 7वीं सदी में, जब सऊदी अरब के ताइफ शहर में मोहम्मद बिन कासिम का जन्म होता है। कासिम को अरब एम्पायर का विस्तार करने की जिम्मेदारी मिली, इसीलिए वो सऊदी अरब से अफगानिस्तान पहुंचा। अफगानिस्तान को फतेह करने के बाद उसने सिंधु पार करके भारत में एंट्री की और पंजाब में कदम रखा। अब जहां जहां से उसकी सेना गुजरी वहां वहां पर लोगों को लूटा गया और जबरदस्ती उनका धर्म बदलवा कर उन्हें मुसलमान बना दिया गया। 712 ईस्वी में हुआ ये भारत पर अरबों का पहला हमला था, जिसके बाद यहाँ इस्लाम की शुरुआत हुई और यहीं से साउथ एशिया में ये फैलता गया। कासिम के 300 सालों बाद साल 1001 में महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया। महमूद गजनवी को सेंट्रल एशिया पर राज करने के लिए पैसा चाहिए था। उसने भारत पर लूट के इरादे से हमला किया। वो भी पंजाब के रास्ते भारत में घुसा, लूट मारी और जबरदस्ती लोगों का धर्म बदलवाया। उसने करीब 17 बार भारत पर हमला किया और इसका सबसे बड़ा खामियाजा पंजाब के लोगों को भुगतना पड़ा, क्योंकि इन सब लुटेरों के लिए पंजाब एक गेटवे था और पंजाब के लोगों का ही इनसे पहला सामना होता था। गजनवी का तरीका ही मोहम्मद कोरी ने अपनाया। 1175 में उसने पहला हमला मुल्तान पर किया, फिर कच्छ, पेशावर, लाहौर और सियालकोट को जीता। वो भी लोगों का धर्म बदलवाकर उन्हें इस्लाम कबूल करवाने लगा। नतीजा ये रहा कि इन इलाकों में मुसलमानों की आबादी बढ़ती चली गई, जो आगे चलकर पंजाब के बंटवारे का कारण बनी। वो ऐसे कि अब पंजाब, पेशावर, मुल्तान, यहाँ तक कि इस पूरे इलाके में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के बराबर और मुगलों के कारण हिंदुओं से ज्यादा होती चली गई।
लेकिन जब 15वीं सदी में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की तो दोनों धर्मों के लोगों ने सिख धर्म को भी अपनाया। पूरे पंजाब में सिख गुरुओं का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। तभी तो आम जनता भले ही हिंदू या मुसलमान हो, राज हमेशा सिखों का ही रहा। यही कारण था कि सारी मिसलों के मिसलदार सिख बने और महाराजा बने रणजीत सिंह। अपने 38 सालों के राज में महाराजा रणजीत सिंह ने तीनों कौमों को एकजुट रखा और पंजाब में शांति रही। लेकिन उनके जाने के बाद ये पूरा साम्राज्य अंग्रेजों के अंडर में आ गया। 1858 में क्वीन विक्टोरिया ने पंजाब को कॉलोनियल एम्पायर का हिस्सा बना दिया, जिससे पंजाब के लोगों को ये छूट मिल गई कि वो उस किसी भी देश में जा सकते हैं जहां पर अंग्रेजों का राज हो। और इसी फैसले के बाद सिख पहली बार ब्रिटिश कोलंबिया पहुंचे, जो आज कनाडा का हिस्सा है। खैर, अब आई 20वीं सदी। भारत भर में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हो जाते हैं। जब पंजाब के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, तब इतिहास में दर्ज हुआ जलियांवाला बाग का दर्दनाक हत्याकांड। बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में किसानों की एक सभा हो रही थी। अचानक से बाग के दरवाजे बंद कर दिए गए और अंग्रेज अफसर जनरल एडवर्ड हैरी डायर के ऑर्डर पर अंग्रेज आर्मी ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हत्याकांड में हजारों लोग शहीद हो गए। नतीजा ये रहा कि आजादी के लिए आंदोलन और तेज हो गई। अब एक तरफ पूरे पंजाब में जगह जगह लड़ाई, दंगे और विद्रोह हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पंजाब की 5 नदियों सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम का पानी गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए पंजाब में नहरों का जाल बिछाया जा रहा था। वैसे तो ये इलाका पहले से ही उपजाऊ था, लेकिन नहरों के कारण यहाँ की 14 मिलियन एकड़ जमीन पर खेती होने लगी। इस तरह पंजाब बन गया गोल्डन लैंड ऑफ एग्रीकल्चर। ये पंजाब के लिए अच्छा भी था और बुरा भी। अब वो कैसे? ये जानने के लिए हमें इतिहास की एक और कहानी पढ़नी होगी, जो शुरू होती है 1929 से, जब लाहौर में कांग्रेस की मीटिंग हुई और मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी, जिसका मतलब था कि उन्हें किश्तों में आजादी नहीं चाहिए, बल्कि पूरा भारत ही एक आजाद देश के तौर पर चाहिए। कहते हैं कि उस वक्त 3 गुटों ने इसका विरोध किया, जिसमें पहला था मुस्लिम लीग। इसे लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहते थे। दूसरे थे भीमराव अंबेडकर, जो दलितों के लिए अलग से इलेक्शन चाहते थे। और तीसरा था शिरोमणि अकाली दल, जिसे लीड कर रहे थे मास्टर ताराचंद, और ये सिखों के लिए अलग स्टेट चाहते थे। उनका कहना था कि हमें यूनाइटेड इंडिया में रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो बंटवारे के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पंजाब में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और अगर पाकिस्तान बनेगा तो पंजाब का बंटवारा होना तय है। बंटवारे के लिए तो कांग्रेस भी राजी नहीं थी, लेकिन मुस्लिम लीग के नेताओं के बहकावे में आकर मुसलमान इतने उग्र हो गए कि पूरे भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे होने लगे। बिगड़ते हालातों को कंट्रोल में करने के लिए अंग्रेजों ने जैसे तैसे बंटवारा किया। उस दौर में पंजाब और बंगाल 2 ऐसे स्टेट थे जहां हिंदू मुसलमानों की आबादी करीब करीब बराबर थी। ऊपर से इन दोनों की ही जमीन उपजाऊ थी, इसीलिए जिन्ना की नजर इन दोनों पर थी। यही कारण था कि पंजाब का बंटवारा करके वेस्ट पाकिस्तान और बंगाल का बंटवारा करके ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया। फैक्ट्स बताते हैं कि अंग्रेजों ने पंजाब की 55% आबादी पाकिस्तान को दे दी। पाकिस्तान को पंजाब का 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिला, जो भारत के पंजाब के 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया से 4 गुना ज्यादा बड़ा था। ऊपर से ननकाना साहिब और महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर समेत सिखों के 150 से भी ज्यादा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट भी पाकिस्तान में चले गए। इसलिए बंटवारे का सबसे ज्यादा नुकसान सिखों को उठाना पड़ा, लेकिन बंटवारा करके अंग्रेजों ने जिन्ना गुट को राजी कर दिया। दलितों को आरक्षण देकर अंबेडकर को मना लिया गया, लेकिन शिरोमणि अकाली दल ने अलग से जो सिख स्टेट बनाने की मांग रखी, उसे पूरा नहीं किया गया। इस वजह से सिख नाराज थे। खैर, आजादी के बाद 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने पंजाब में पटियाला को जोड़कर पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन बनाया, जिसे शॉर्ट में पेप्सू कहते हैं। पेप्सू में दिनों दिन अकाली दल की ताकत बढ़ती जा रही थी।
इस कारण इसे खत्म कर दिया गया। 1956 में भारत सरकार ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया और यह तय किया कि अब बोली के हिसाब से राज्य बनाए जाएंगे। इसमें तेलुगु बोलने वालों को आंध्र प्रदेश मिल गया, मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र मिल गया। तब सिखों ने सरकार से हरियाणा को हिंदी भाषी राज्यों में मिलाकर पंजाबी को पंजाब की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए कहा और अपना अलग राज्य मांगा, लेकिन इस बार भी सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी। नतीजा यह हुआ कि मास्टर ताराचंद ने पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को पंजाब के लोगों का पूरा सपोर्ट मिला। 1964 तक पंजाब में अनशन, सभाएं और रैलियां होती रही, लेकिन इसके अगले साल ही यानी कि 1965 में भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ जाती है। तब सिखों ने सारे आंदोलन रोक दिए और देश का पूरा साथ दिया। इस जंग में सैकड़ों सिख सैनिक देश के लिए लड़ते लड़ते कुर्बान हो गए। पूरे देश को सिख कौम का महत्व समझ आया और आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब को एक अलग राज्य बना दिया। लेकिन चंडीगढ़ को लेकर फिर पेच चढ़ गया, क्योंकि चंडीगढ़ में हिंदी बोलने वालों की आबादी ज्यादा थी। इसीलिए सरकार ने इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और दोनों राज्यों की राजधानी भी। अकाली दल के कुछ नेता सरकार के इस फैसले से नाखुश थे, लेकिन ज्यादातर नेता और जनता को यह खुशी थी कि उनके पास अपना राज्य आ गया। अब 1969 में पंजाब में इलेक्शन होते हैं। इस इलेक्शन में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक नेता टांडा सीट से इलेक्शन लड़ते हैं। इनका नाम था जगजीत सिंह चौहान। जगजीत सिंह पंजाब असेंबली में डेप्यूटी स्पीकर रह चुके थे, लेकिन टांडा सीट से वो हार गए और भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए। 13 अक्टूबर 1971 अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक एडवर्टीजमेंट छपता है, जिसमें लिखा गया था कि खालिस्तान भारत से अलग एक देश है जहां पर सिर्फ सिख रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद को खालिस्तान का पहला राष्ट्रपति घोषित कर दिया और दुनिया भर के सिखों से मदद की अपील की। यहीं से पहली बार दुनिया ने खालिस्तान का नाम सुना और इस पूरी पिक्चर में खालिस्तान की एंट्री होती है। जगजीत सिंह चौहान ने लोगों के बीच जा जाकर खालिस्तान की बातें करना और सिख युवाओं को भड़काना शुरू कर दिया। फिर भी उन्हें कोई खास सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन इसी साल के आखिर में कहानी में एक और ट्विस्ट आता है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग शुरू होती है। उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी के जनरल थे याह्या खान। वैसे तो इस पूरी जंग को उन्होंने ही प्लॉट किया था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के हित दो फाड़ करके ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। इस वजह से याह्या खान की पाकिस्तान में काफी किरकिरी हो रही थी। कहते हैं कि इंदिरा गांधी से बदला लेने और पाकिस्तान की जनता का ध्यान भटकाने के लिए जनरल याह्या खान ने खालिस्तान की आइडियोलॉजी को हवा दी। उन्होंने जगजीत सिंह चौहान को पाकिस्तान आने का न्योता दिया और ननकाना साहिब में सिख सरकार बनाने के लिए कहा। अब एक तरफ जहां पाकिस्तान खालिस्तान को बड़ा करने में लगा था, वहीं दूसरी तरफ 1972 में हुए इलेक्शन में अकाली दल कांग्रेस से हार जाता है। ये हार अकालियों के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि बार बार जीतने के बाद भी वो अब तक एक बार भी अपने 5 साल की टर्म पूरी नहीं कर पाए थे और इसीलिए इस बार जनता ने उन्हें हरा दिया। उनकी पब्लिक इमेज भी खराब हो रही थी, इसीलिए अकाली समझ गए कि अगर सत्ता में आना है तो उन्हें अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी। यही कारण था कि उन्होंने जनता के सामने लाया आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को। यह रिजोल्यूशन एक डॉक्यूमेंट था जिसमें पंजाब के लिए पानी, सिखों के लिए स्पेशल राइट्स और चंडीगढ़ को पंजाब को देने जैसे कई मुद्दे शामिल थे। हालांकि इसमें अलग देश बनाने की मांग कहीं से भी नहीं थी, लेकिन यहां से अकालियों ने धर्म की राजनीति करना शुरू कर दिया और जब अकालियों को इसका फायदा मिलने लगा, तब कांग्रेस के उस वक्त के सीएम जानी जैल सिंह ने संजय गांधी को बताया कि कांग्रेस को भी किसी धार्मिक नेता का सहारा लेना होगा। उन्होंने संजय गांधी को पंजाब के एक धार्मिक नेता जरनैल सिंह के बारे में बताया। पंजाब में एक शहर है मोगा और यहाँ एक गांव है भिंडर। इसी भिंडर में था दमदमी टकसाल का हेडक्वार्टर। बरसों से नशा छुड़ाने और सिख धर्म का प्रचार करने के लिए पंजाब में अलग अलग संस्थाएं चलती थी। इन्हीं में से एक थी दमदमी टकसाल। संत करतार सिंह के देहांत के बाद संत जरनैल सिंह को दमदमी टकसाल का अध्यक्ष चुना गया, क्योंकि वो भिंडर गांव के रहने वाले थे और इस गांव के लोगों को भिंडर वाला कहा जाता था। इसीलिए उनका पूरा नाम था संत जरनैल सिंह भिंडरावाला।
कहते हैं कि जर्नैल सिंह भिंडरावाला के भाषणों में इतना दम था कि सिर्फ 30 साल की उम्र में ही लोग उसके भाषणों के कायल हो गए। पूरे पंजाब में भिंडरावाला का नाम इतनी तेजी से मशहूर हुआ कि ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी ने मिलकर उसे SGPC यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन में खड़ा कर दिया। ये कमेटी सिखों के गुरुद्वारों का मैनेजमेंट देखती है और इसके चीफ को काफी पावरफुल माना जाता है। जर्नैल सिंह भिंडरावाला तो पहले से ही जनता में पॉपुलर था, अब उसे सरकार का समर्थन भी मिल गया। यही कारण था कि वो आसानी से SGPC का इलेक्शन जीत गया। हालांकि सिखों की नजरों में वो हीरो तब बना जब 13 अप्रैल 1978 को उसने निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह पर हमला करा दिया। सिखों और निरंकारियों के बीच झगड़े की खबरें तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन ये निरंकारी है कौन और इनका और सिखों का 36 का आंकड़ा क्यों है? इसकी कहानी जानने के लिए हमें फिर से 1929 में जाना होगा। जब मोतीलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, तब पेशावर में बाबा बूटा सिंह की गुरुवाणी सुनकर हजारों लोग उनके भक्त बनते जा रहे थे। इन्हीं में से एक थे बाबा अवतार सिंह। लेकिन सिख धर्म में तो गुरु परंपरा खत्म हो चुकी थी, इसीलिए अवतार सिंह और बूटा सिंह ने 15 मई 1929 को सिखों के लिए एक अलग पंथ निरंकारी मिशन की शुरुआत की। उन्होंने तय किया कि वो अपने ज्ञान को लोगों तक ले जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा जीवित आदमी को भी धर्मगुरु बनाया जा सकता है। हालांकि बहुत से सिख संगठनों ने इसका विरोध किया, लेकिन आम जनता में बाबा बूटा सिंह की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ती गई। बाबा बूटा सिंह के बाद निरंकारियों के गुरु बने बाबा अवतार सिंह। लेकिन इसी बीच भारत आजाद हो गया और पेशावर पाकिस्तान में चला गया। बाबा अवतार सिंह निरंकारियों के साथ दिल्ली आ गए और संत निरंकारी मंडल नाम से अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब पंजाब में निरंकारियों के कई सेंटर खुलने लगे। निरंकारी गुरुओं के प्रवचन अमृतवाणी के जरिए घर घर में पहुंचे। लेकिन सिखों ने आरोप लगाया कि निरंकारी गुरु अवतार वाणी में सिख गुरुओं की आलोचना कर रहे हैं। यही कारण था कि पंजाब में सिख वर्सेस निरंकारी का माहौल बन गया था। 13 अप्रैल 1978 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में एक बहुत बड़ा निरंकारी समागम होना था। भिंडरावाला ने धमकी दी कि वो ये समागम नहीं होने देगा, लेकिन समागम हुआ। इससे गुस्साए सिखों ने निरंकारियों पर हमला कर दिया। कहते हैं कि उस वक्त निरंकारी गुरु बाबा गुरबचन सिंह को मारने के लिए भिंडरावाले का साथी फौजा सिंह उनके करीब पहुंच भी गया था, लेकिन बाबा गुरबचन सिंह के बॉडीगार्ड ने फौजा सिंह को गोली मार दी। दोनों पक्षों में हुई इस झड़प से 17 लोग मारे गए। इन्वेस्टिगेशन में नाम भिंडरावाले का भी आया, लेकिन उसे अरेस्ट नहीं किया गया, जिसके बाद उसकी ताकत पंजाब में बढ़ती चली गई। हालात ये हो गए कि भिंडरावाले के खिलाफ बोलना यानी कि मौत को चुनना। उसकी ताकत के आगे हर कोई छोटा पड़ रहा था। लेकिन अब सवाल यह आता है कि सरकार भी तो यही चाहती थी, फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करवा के उसे मरवाया क्यों गया? भिंडरावाला तो निरंकारियों का दुश्मन था, फिर सरकार से उसकी दुश्मनी कैसे हुई? कैसे बने खालिस्तानी संगठन? क्या हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद? कैसे कनाडा और विदेशों तक पहुंचे खालिस्तानी? और पाकिस्तान का इस पूरे आंदोलन से क्या है कनेक्शन? आज भी जब खालिस्तानी रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का नक्शा जारी करते हैं तो उसमें लाहौर, ननकाना साहिब और पाकिस्तान वाला पंजाब क्यों नहीं दिखाया जाता? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ और किस्से जानने होंगे। ये किस्से भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन इससे पहले आप हमें ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। अपना कोई भी सजेशन आप हमें इस मेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।